फ्रेंड्स, आज की कहानी है बॉयफ्रेंड प्रेग्नेंट करके भाग गया। भाग 3। दीक्षा की आंखों में आंसू भर गए थे, पर उसके होठ मुस्कुरा रहे थे। शायद नहीं आना चाहिए था मुझे। मेरे कारण इतनी प्रॉब्लम हो गई तुम्हें। ऐसा नहीं है आरव, मेरा घर है, मुझे जिसे बुलाना होगा मैं बुलाऊंगी। मेरे घर जिसे आना होगा वह आएगा। यह कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? मुझे मेरे माँ पापा ने इतने संस्कार दिए हैं कि मुझे पता है क्या गलत है और क्या सही। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं किसी से नहीं डरती। हाँ, पर दुनिया ऐसी ही है ना दीक्षा। साक्षी हमारी बातें शांत होकर सुन रही थी। फिर अचानक से उसने पूछा, मम्मा वह आंटी दीदी को क्यों डांट रही थी मेरे साथ खेलने के लिए? दीक्षा ने कहा, नहीं बेबी, वह इसलिए डांट रही थी क्योंकि दीदी ने होमवर्क ही नहीं किया था। आपको पता है ना, दीदी स्कूल जाती है। अगर वह होमवर्क करके आती तो उनकी मम्मा उनको नहीं डांटती। साक्षी ने प्यारा सा मुंह बनाकर कहा, आप भी मुझे डांटोगी अगर मैं होमवर्क नहीं करूंगी तो? क्योंकि कल से तो मुझे भी स्कूल जाना होगा ना। दीक्षा ने उसे चूमते हुए कहा, हाँ वे भी थोड़ा सा तो डांटूंगी। साक्षी ने कहा, ठीक है, थोड़ा सा डांट लेना। उसकी है बातें सुनकर हम तीनों मुस्कुरा दिए। साक्षी अपने टॉयज के साथ खेलने चली गई और मैं और दीक्षा कॉफी पीने लगे। हम दोनों थोड़ी देर के लिए शांत थे। फिर दीक्षा ने कहा, आरव तुम्हें पता है, 3 साल पहले मैं नवरात्रि के अष्टमी के दिन ऑफिस से लौट रही थी। तुम्हें तो पता ही है मैं 9 दिन तक उपवास रखती हूँ और अष्टमी के दिन मुझे हवन करना था। अचानक शाम को बहुत बारिश हो रही थी उस दिन। अचानक मेरी स्कूटी रास्ते में बंद हो गई क्योंकि बारिश थी और वह जगह थोड़ी सुनसान थी। वहाँ दूर दूर तक कोई मैकेनिक भी नहीं था। मैं हैरान परेशान सोच रही थी किससे मदद मांगू, पर कोई गाड़ी जाए तब ना। इसी परेशानी में मैं कुछ दूर आकर खड़ी हो गई देखने के लिए कि शायद कोई गाड़ी आती हो। पर वहीं पर मैंने देखा कि एक वैन आ रही थी। मैंने उन्हें हाथ दिया हेल्प के लिए, पर वह लोग फराटे से निकल गए। मैंने देखा थोड़ी दूर जाकर वैन रुकी। एक औरत उस वैन से निकली। अंधेरा था तो मुझे साफ नहीं दिखा, और उस औरत ने एक पोटली डस्टबिन में रखी और वापस जाकर उस वैन में बैठी, और वह वैन फराटे से निकल गई। और मैं स्टूपिड पोटली को देखने के चक्कर में वैन का नंबर भी नहीं नोट कर पाई। मुझे लगा कि शायद कचरा ही होगा, पर अजीब लग रहा था। इतनी तेज बारिश में वैन आना और पोटली को डस्टबिन में डालना कुछ अजीब ही था। 2 मिनट के लिए मैंने इग्नोर कर दिया और मैं अपनी परेशानी में वापस आ गई। पर नहीं पता था क्यों बार बार मेरी नज़र उस पोटली में ही जाकर अटक जाती। मैं अपनी स्कूटी को किक मारने में बिजी थी कि अचानक मुझे एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। हालांकि थोड़ा मुश्किल था आवाज़ सुनना, पर मैंने पोटली की तरफ देखा तो मुझे समझ आया कि पोटली से आवाज़ आ रही थी। मैंने पोटली को खोला और देखा, उसमें से नन्ही सी जान तड़प रही थी और रो रही थी। शायद थोड़ी देर पहले ही यह दुनिया में आई थी। मैंने पहले तो इसे अपने स्कार्फ में लपेटा। मेरी गोद में आने के बाद थोड़ी शांत हुई। मुझे थोड़ी देर तो कुछ समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं, पर मैं इतना जरूर जानती थी कि मैं उसे वापस वहां नहीं छोड़ सकती थी। मैं अपनी स्कूटी को वहीं छोड़ और उसके बाद मैं कुछ दूर पैदल चलकर आई। किस्मत से कुछ देर में ही मुझे ऑटो मिल गई। मैं इसे लेकर सबसे पास वाले हॉस्पिटल में गई। वहां उसका चेकअप करवाया कि कहीं से कोई दिक्कत तो नहीं, पर डॉक्टर ने बताया बस इसे भूख लगी है इसीलिए रो रही है। मैंने डॉक्टर को सारी बात बताई। डॉक्टर ने मुझे कहा मैं चाहूँ तो उसे उनके यहाँ छोड़ सकती हूँ, बस मुझे पुलिस में इन्फॉर्मेशन देनी होगी। वह किसी अनाथालय में इसे सौंप देंगे। डॉक्टर से बात की और उनसे कहा आप इसे रात के लिए एडमिट कर लीजिए, ऑब्जर्वेशन में रख कर देख लीजिए, मैं सुबह आकर आपसे मिलती हूँ। तो डॉक्टर ने इसे रखने से मना कर दिया, बिना किसी पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिए या FRI किए। अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने माँ पापा और भाई को कॉल किया, पर बारिश की वजह से कॉल नहीं लगा। 11 बज चुके थे इन सब में। इतनी रात को पुलिस स्टेशन जाना भी ठीक नहीं लगा। मुझे एक ही चीज़ समझ आई, मैंने वहाँ हॉस्पिटल से उसका सारा सामान उठाया, सारी दवाइयाँ ली, इसकी ज़रूरत की सारी चीज़ें ली और वापस ऑटो में बैठकर घर आ गई। सच कहूँ तो मुझे भी नहीं पता था कि मैं क्या कर रही थी। जो मुझे सही लगा मैंने वही किया। घर आकर माँ पापा और भाई को सारी बात बताई तो उन्होंने मुझे बहुत डांटा। उन्होंने कहा डस्टबिन से उठाया तुमने वह तो ठीक किया, पर कम से कम इसे हॉस्पिटल में छोड़ देना चाहिए था। अब पुलिस तुमसे 10 सवाल पूछेगी और तुम परेशान होगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं सुबह ले जाकर छोड़ दूंगी। पुलिस में भी बात कर लेंगे, शायद उसके माँ बाप ढूंढने आए इसे।
खैर मैंने रात को साक्षी को दूध पिलाकर सुला दिया और रात भर से एकटक देखती रही और सोचती रही, जिस माँ ने इसे जन्म दिया होगा वह क्या तड़प नहीं रही होगी इसके लिए। जिसने 9 महीने अपने पेट में रखा होगा उसे कैसा लग रहा होगा। उसका बच्चा उससे दूर है, उसे पता भी है या नहीं। बच्चा डस्टबिन में डाल दिया गया है। वो कैसी औरत थी जिसने इस नन्ही सी जान को उस डस्टबिन में यूं ही मरने के लिए छोड़ दिया। इसकी ये नन्ही आंखें, छोटे छोटे हाथ, ये मासूम सा चेहरा देखकर उसका दिल न पसीजा होगा। तुम्हें पता है अगले 15 दिन तक मैं इस बच्ची को लेकर कभी पुलिस स्टेशन जाती तो कभी किसी हॉस्पिटल जाती और हर जगह मुझसे 10 तरह के सवाल पूछे जाते। हर जगह मैंने सच्चाई बता दी पर कोई उस सच को स्वीकारने के लिए तैयार ही नहीं था। हर किसी को यह लगता था यह बच्चा मेरा ही है और मैं उससे पीछा छुड़ाना चाहती हूँ। हर कोई मुझसे लेकर मेरे माँ बाप तक पहुँच जाता और मेरी फैमिली तक पहुँच जाता। पुलिस ने तो न जाने कितना परेशान किया मेरी फैमिली को, और मेरी फैमिली भी परेशान हो चुकी थी इन सब चीज़ों से। उनका यह कहना था इन सारी परेशानी की जड़ मैं हूँ। ना तो मैं उस दिन बच्चे को उठाती उस दिन, और ना हम इतने परेशान होते। 15 दिन बाद एक प्राइवेट अनाथालय में मेरी बात हुई। मैं छोड़कर तो आई थी इसे, पर जब मैं वहाँ से निकली तो मुझे लगा जैसे मैंने अपना ही कुछ छोड़ दिया है। कुछ देर वहीं बाहर बैठ गई। उस दिन मैं न तो ऑफिस में काम कर पाई और न रात को सो पाई। मुझे पता था जो मेरे दिमाग में चल रहा था वह शायद बहुत बड़ा डिसीजन था और मेरे घर वाले कभी मेरा साथ नहीं देंगे। मैं दूसरे दिन सुबह वापस गई और उस अनाथालय से हमेशा के लिए इसे अपने साथ लेकर आ गई। मैं तो इसे अपना चुकी थी पर मेरे परिवार ने इसे नहीं अपनाया था। भाई भाभी तो मम्मी पापा से बहुत नाराज़ थे क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को इतना ज़्यादा फ्रीडम दे दिया था कि उसने इतना बड़ा डिसीजन अकेले ही ले लिया था बिना किसी से पूछे। इस बीच मुझे बहुत से लड़के देखने भी आए शादी के लिए और हर किसी की नज़र में साक्षी को देखकर बहुत से सवाल उठते थे। हमने किसी से भी झूठ नहीं कहा था। मैं नहीं चाहती थी मैं कोई नया रिश्ता किसी झूठ के साथ शुरू करूं, पर सच बताने के बाद भी कोई सच को स्वीकार ही नहीं करना चाहता था। रोज़ रोज़ के इन सवालों ने मुझे भी परेशान कर दिया और अपनों से लड़ना मुश्किल हो जाता है, वह भी किसी अपने के लिए। खैर पापा ने यह घर मुझे दहेज में देने के लिए लिया था तो मैंने इस घर को उनसे हमेशा के लिए ले लिया और मैं और साक्षी अपनी इस छोटी सी दुनिया में एक दूसरे के साथ रहने लगे। उस दिन रीयूनियन में सब ने मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे पर तुमने मुझसे एक भी सवाल नहीं पूछा। दीक्षा के इतना कहने के बाद भी मैं निशब्द था। पिछले 2 साल से मैं इसलिए रो रहा था कि पल्लवी और मेरी बच्ची मुझे अकेला छोड़ चले गए, पर दीक्षा के अपने तो यहीं थे इसी शहर में, बस कुछ दूरी पर। मेरे मौन को तोड़ते हुए इसने कहा, अरे देखो ना कॉफ़ी तो ठंडी हो गई है, मैं गर्म करके लाती हूँ। मैं जानता था कॉफ़ी तो एक बहाना थी, असल में मैं आंसुओं को मेरे सामने रोक नहीं पा रही थी। मैंने मुस्कुराकर हामी भरी और मैं साक्षी के साथ खेलने चला गया। वो अपनी सारी डॉल्स मुझे दिखा रही थी, उसके पास क्या क्या टॉयज़ हैं खेलने के लिए और वह कल स्कूल जाकर क्या क्या करने वाली है। उसने मुझे सारी बात बताई। मैंने उससे पूछा, क्या तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड बनोगी? उसने कहा, बेस्ट फ्रेंड तो उसकी मम्मा है पर वह फ्रेंड ज़रूर बन सकती है मेरी। दीक्षा हम दोनों की कॉफ़ी और साक्षी का दूध लेकर उसके रूम में ही आ गई थी। अगले 2 घंटे में हमने एक दूसरे के साथ डिनर किया और बहुत सारी बातें भी की, पर कुछ खामोशी थी हमारे बीच। अगले 2-3 घंटे में मुझे इतना ही समझ आ गया था कि साक्षी और दीक्षा एक दूसरे के लिए ही बने हैं। दीक्षा को साक्षी से और साक्षी को दीक्षा से अलग करना शायद नामुमकिन है। यह दुनिया भले ही बिन ब्याही माँ कहकर कितनी भी बातें सुना ले, पर साक्षी को इतना प्यार शायद उसे जन्म देने वाली माँ भी नहीं कर पाती जितना दीक्षा उससे करती है। 4 महीने बाद आज दुर्गा अष्टमी है और साक्षी का बर्थडे भी है। दीक्षा साक्षी का बर्थडे साल में 3 बार मनाती है, 2 नवरात्र की अष्टमी में और एक उस दिन जिस दिन साक्षी उसे मिली थी। साक्षी सबको बहुत खुश होकर बताती है कि उसका बर्थडे साल में 3 बार आता है क्योंकि वह स्पेशल है, क्योंकि बाकी सारे बच्चों का बर्थडे तो साल में एक ही बार आता है। खैर आज मैं थोड़ा नर्वस हूँ। आज मैं दीक्षा और साक्षी को प्रपोज करने वाला हूँ कि अपने इस छोटे से जहाँ में थोड़ी जगह मुझे भी दे दो। मैंने साक्षी के लिए बहुत सारी शॉपिंग की। मैंने सोचा कि दीक्षा के घर वालों से पहले बात करूं, पर पहले उससे पूछना मैंने मुनासिब समझा। सच कहूं इन 4-5 महीनों में मुझे दीक्षा से ज़्यादा प्यार साक्षी से हो गया
और मैंने एक छोटी सी डायमंड रिंग साक्षी के लिए भी ले ली। डरते सहमते मैंने साक्षी को प्रपोज किया, क्या आप आज से मुझे पापा कहोगी? साक्षी ने मासूमियत से जवाब दिया मुझे, पर मम्मा तो मेरी मम्मी और पापा दोनों हैं। मैंने कहा, ठीक है, आज से आप हमेशा के लिए मुझे अपना दोस्त बना लो। और मैंने वह छोटी सी रिंग उसकी उंगली में पहना दी। साक्षी को शायद कुछ भी समझ नहीं आया, पर वह आकर मुझसे लिपट गई। न चाहकर भी मेरी आंखों से 2 आंसू निकल ही गए। दीक्षा दूर से खड़े होकर हम दोनों को देख रही थी। मैं साक्षी को लेकर उसके पास गया और वह डायमंड रिंग उसे दिखाकर पूछा, क्या तुम अपनी साक्षी में थोड़ा हक मुझे भी दे सकती हो? विल यू मैरी मी, मिस दीक्षा दुबे? उसने कुछ कहा तो नहीं, पर उसकी आंखों से बहते हुए आंसू और उसके चेहरे पर आई मुस्कुराहट ने मुझे उसकी हाँ का पता दे दिया था। थोड़ी देर बाद उसने साक्षी से कहा, बेबी, आज से मैं बस आपकी मम्मा हूँ। आज से मिस्टर आरव प्रताप सिंह आपके पापा हैं। मुझे मेरे हिस्से का प्यार मिल चुका था। साक्षी और दीक्षा के साथ